तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि ए रिबन ऑफ सिल्वरी वाइट एलिमेंट व्हेन हीटेड इन ए फ्लेम पर बर्स विथ द dazzling white light, है ना, एंड लीव ए white powder. The white powder then dissolve in water form in water, turn red litmus blue. Answer the following. ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक आपका एलिमेंट है जो सिल्वरी व्हाइट कलर का है ना, सिल्वरी सिल्वर मतलब इसका जो कलर है उस जैसे सिल्वर का कलर होता है ना, वैसे इसका ग्रे कलर का इसका इस एलिमेंट का कलर है। और इसे जब हम जलाते हैं फ्लेम में, तो ये जब जलता है तो डेजलिंग व्हाइट लाइट मिलती है, मतलब एक चकाचौंध करने वाली लाइट मिलती है। अब जब भी डेजलिंग व्हाइट लाइट की बात आती है तो आपका हमारे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करता है, क्यों मैग्नीशियम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम को आप जलाते जब हो मैग्नीशियम रिबन को, तो एक डेजलिंग व्हाइट लाइट आपका तेज, मतलब एक तेज लाइट मिलती है व्हाइट कलर की, है ना, चकाचौंध करने वाली। तो एक बात मुझे समझ में आ गई कि ये कहीं ना कहीं आपका मैग्नीशियम रिबन रहा होगा, है ना। और जब मैग्नीशियम रिबन आपका जलता है, बर्न करता है, तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम आपका सॉलिड स्टेट में था, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है आपका, ये एक पाउडर फॉर्म में होता है ना। और इसका जो कलर होता है ये आपका सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर, या ऐसा बोल सकते हो कि ये ग्रे कलर का होता है। और जबकि इसकी बात करोगे तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है व्हाइट होता है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ग्रे से व्हाइट में चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन के दौरान आपका कलर में चेंजिंग हो रहा है ना, इस रिएक्शन के दौरान आपका कलर में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। और ये जो पाउडर आपको मिल रहा है, ये पाउडर को हम लोग जब वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा, इस पाउडर का जो एक्वस सोल्यूशन होगा, वह एक बेसिक सोल्यूशन होगा। और बेसिक सोल्यूशन होने की वजह से रेड, अगर इस बेसिक सोल्यूशन को हम लोग इस बेसिक सोल्यूशन में अगर मैं रेड लिटमस पेपर डिप करूं तो वो कैसा किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का, है ना, क्योंकि दिस इज बेसिक सोल्यूशन। तो कह रहा है इज द सोल्यूशन ऑफ व्हाइट पाउडर एसिडिक और एल्कलाइन, तो आपका आंसर होगा एल्कलाइन, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में ही जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है ना। और चूंकि ये आपका मेटल है ना, मेटल का ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है, जब अब बर्न कर रहा है तो मेटल का ऑक्साइड तो हमेशा क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, यानी एल्कलाइन नेचर का होगा, है ना। फिर कह रहा आइडेंटिफाई द एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है, तो वो एलिमेंट आपका मैग्नीशियम होगा। एंड द व्हाइट पाउडर ऑब्टेन ऑन इट्स बर्निंग, इस बर्निंग होने पे आपका जो व्हाइट पाउडर मिल रहा है वो क्या है, तो व्हाइट पाउडर आपका कुछ और नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड है। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन है, दैट अकर्स ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट को जब बर्न करवा रहे हो आप, तो इस समय कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपका दो रिएक्टेंट आपके, दो सबस्टांस आपस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। सो ये जो आपका रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है आपका कम्बिनेशन रिएक्शन है, कैसा है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। फिर कह रहा है गिव ए रिएक्शन विच इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन कलर एंड इन द फिजिकल स्टेट, ऐसे रिएक्शन को आपको बताना है जो जिसमें क्या होता है, आपका कलर भी चेंज होता हो और साथ ही साथ फिजिकल स्टेट में भी चेंजिंग होता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका लेड नाइट्रेट के एक्वस सोल्यूशन में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन पोर्ड करूं, तो इनके बीच में रिएक्शन होगा, और यहाँ पे बनेगा लेड आयोडाइड और आपका पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे देख सकते हो कि इस रिएक्शन में क्या होगा, आपका एक कलरलेस था, ये भी कलरलेस था, ये आपका येलो कलर का बनेगा, है ना। यानी इन दोनों के सोल्यूशन को अगर मैं मिक्स करूं तो एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट मिलेगा। तो यहाँ पे कलर में चेंजिंग आ जा रही है, पहले कलरलेस था, अब आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक येलो कलर का है ना। और साथ ही साथ फिजिकल स्टेट में भी चेंजिंग आ रही है, क्यों, क्योंकि ये एक्वा सोल्यूशन में था, ये वाटर में डिजोल्व था, अब यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आपका, जब आप एक टेस्ट ट्यूब में आपका लेड नाइट्रेट है ना, लेड नाइट्रेट है, और ये आपका जो सोल्यूशन है वो कलरलेस है, और दूसरा भी कलरलेस सोल्यूशन है, किसका, पोटेशियम आयोडाइड का, जो दोनों को मिक्स कर रहे हो, तो आपका जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बन रहा है, इस रिजल्टेंट सोल्यूशन का में आपका एक प्रिसिपिटेट येलो कलर का नीचे बैठ जा रहा है,
लेड आयोडाइड का, है ना। लेड आयोडाइड का एक येलो प्रिसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में नीचे जमा हो जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये दोनों कलरलेस थे, जबकि ये आपका येलो कलर का है, तो यहाँ पे कलर में भी चेंजिंग आ रही है, और साथ ही साथ देखो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में एक मटेरियल बन रहा है, और जबकि दोनों थे एक्वस स्टेट में, है ना। इसका मतलब हुआ आपका फिजिकल स्टेट में भी चेंजिंग हुई है इस रिएक्शन के दौरान, है ना। यहाँ पे देख सकते हो एक्वस स्टेट, यहाँ पे आपका सॉलिड स्टेट, है ना। तो इसका मतलब स्टेट चेंज हो गया, फिजिकल स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। है कि when, अगला क्वेश्चन, when an limited quantity of water is springed over the dirty white stone like substance, a lot of heat and steam is evolved, है ना, with the hissing sound. After some time the stone like substance change into white amorphous powder. Answer the following question. Name and chemical formula of stone like substance. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक आपका डर्टी व्हाइट कलर का एक स्टोन लाइक सबस्टांस है ना, एक सबस्टांस है जो कि डर्टी व्हाइट डर्टी व्हाइट कलर का है, एक सबस्टांस है जिसको देखने में ऐसा लग रहा है कि आपका एक डर्टी व्हाइट कलर का है ना, गंदा सफेद कलर का एक सबस्टांस है ना। अब जब इस पे आपको क्या करते हो, वाटर स्प्रिंग करते हो, स्प्रिंकल्ड मतलब होता है आपका, जब इस पे आप वाटर छिड़कते हो, तो ये जो सबस्टांस होता है, ये क्या करता है, जब वाटर इसके संपर्क में आता है, छिड़कने पे वाटर को जब हम इस सबस्टांस के ऊपर छिड़कते हैं, तो आपका हीट प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और साथ ही साथ आपका स्टीम, वाष्प क्या होता है आपका, इवॉल्व होता है। अब जब हीट आपका रिलीज होगा, तो यही आपका जो वाटर था, उस हीट इवॉल्व होने की वजह से इवॉल्व होने की वजह से ये जो हीट होता है, वह इस वाटर को वेपराइज कर देता है ना, और आपका स्टीम क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और एक साउंड भी आती है भाई, हिसिंग साउंड, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद देखा जाता है कि जो स्टोन लाइक आपका सबस्टांस था, वो चेंज हो चुका है किसमें, व्हाइट एमोर्फस पाउडर में। मुझे केमिकल उस सबस्टांस का, मुझे जो स्टोन लाइक दिख रहा है, उसका मुझे केमिकल फार्मूला लिखना है और नेम भी लिखना है। तो वो आपका सबस्टांस है क्विक लाइम, है ना, क्विक लाइम। अब क्विक लाइम का फार्मूला होता है भाई कैल्शियम ऑक्साइड। इस पे जब आप वाटर स्प्रिंकल करोगे, तो वाटर स्प्रिंक करने पे क्या होगा, स्प्रिंकल करने पे ये आपका जब वाटर इस स्टोन लाइक सबस्टांस के संपर्क में आएगा, तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में हीट रिलीज होगा, है ना। अब जब हीट रिलीज होगा, तो इसी के कारण से तेजी से आपका क्या होगा, आपको एक हिसिंग साउंड आपको सुनाई मिलेगी, क्योंकि जो हीट डिलिवरेट होता है, उससे क्या होता है आपका, वो जो वाटर होता है जो आप स्प्रिंकल कर रहे हो, ये इस हीट को ऑब्जॉर्व करके क्या होता है, वेपराइज हो जाता है ना, तो हिसिंग साउंड आएगी आपका। वो कौन सा सबस्टांस होगा, तो क्विक लाइम, है ना। नेम्ड एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द व्हाइट एमोर्फस पाउडर। उस एमोर्फस पाउडर का मुझे नाम लिखना है, जो कि आपका उस व्हाइट एमोर्फस पाउडर का नाम लिखना है, जो कि जब आप वाटर स्प्रिंकल करते हो इस स्टोन लाइक सबस्टांस के ऊपर, उसके बाद में रिएक्शन के बाद में जो बनता है, तो वो आपका एमोर्फस पाउडर जो है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम, है ना। अब फिर कह रहा है केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। केमिकल इक्वेशन, हमको केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो केमिकल इक्वेशन तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या होगी, आपकी प्रोड्यूस हो रही है।
वन यूज ऑफ दी व्हाइट एमोर्फस पाउडर, ये जो आपको एमोर्फस पाउडर मिल रहा है आफ्टर स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन दी स्टोन लाइक सब्सटेंस, वो कौन सा आपका व्हाइट एमोर्फस पाउडर मिल रहा है? तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज अगर देखोगे तो इसका यूज आपका व्हाइट वॉशिंग के लिए होता है। किसके लिए? व्हाइट वॉशिंग, दीवारों की पुताई के लिए, रंगाई के लिए ये आपका यूज होता है ना। आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इस तरीके से कि कह रहा है ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइट ग्रीन कलर सबस्टांस इज हीटेड। एक सबस्टांस है जो कि इसका थोड़ा सा अमाउंट लिया गया है और जो आपका लाइट ग्रीन कलर का है, हल्का सा हरे रंग का है ना। और जब इसे हीट किया जाता है तो देखा जाता है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में क्या होता है, इट लॉस सम वाटर एंड देन suffocating gas is evolved and a red residue is left behind. Answer the following question. अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका कि एक सबस्टांस है, वो सबस्टांस आपका लाइट हल्का सा ग्रीन कलर का है ना। और उसे हीट करने पे शुरुआत में क्या होता है, वाटर जो होता है आपका निकलता है, इट लूज सम वाटर, ये कुछ वाटर आपका लूज कर देता है, मतलब वाटर आपका बाहर निकलेगा हीट करने पे। और बाद में क्या होगा, और ज्यादा लगातार आप हीट करते रहोगे तो बाद में आपका सफोकेटिंग गैस इवॉल्व होता है ना। और एक रेड कलर का रेजिड्यू आपका बच जाता है। तो वो लाइट ग्रीन कलर का सबस्टांस कौन हो सकता है? तो वो होता है आपका फेरस सल्फेट, है ना। और जो फेरस सल्फेट होता है, यह इस फेरस सल्फ इस ये जो फेरस सल्फेट होता है, ये आपका हाइड्रेटेड होता है। इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल आपके इसके क्रिस्टल में के रूप में रहते हैं? तो इसके 7 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, 7। अगर मैं यहाँ पे लिखूं थोड़ा सा सही से, ये जो फेरस सल्फेट होता है ना, ये फेरस सल्फेट आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल के साथ ऐड होते हैं? तो 7 वाटर मॉलिक्यूल। जब इसे आप हीट करते हो तो ये जो वाटर है, ये वाटर आपका रिमूव हो जाता है, इलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है और बनता है फेरस सल्फेट प्लस 7H2O, है ना। ये लाइट ग्रीन कलर का, ये जो हाइड्रेटेड आपका सॉल्ट है फेरस सल्फेट का, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। अब इसे और ज्यादा आप लगातार हीट करते रहोगे तो ये आपका फेरस सल्फेट क्या होता है, डिकम्पोज होता है और देता है फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये जो गैसेज होती हैं ये सफोकेटिंग गैसेज होती है ना। इनके अगर एटमॉस्फेयर में आपको रख दिया जाए तो आपको सफोकेशन फील होने लगेगा। और आपकी लंबे समय तक आपको आपको इसके एटमॉस्फेयर में रहना पड़ जाए तो आपकी डेथ भी हो सकती है ना। इसको आप इस तरीके से, तो कह रहा है नेम दी रेड रेजिड्यू, उस रेड कलर का जो रेजिड्यू आपका छूट जा रहा है जब आप हीट लगातार कर रहे हो, तो ये आपका रेड रेड कलर का जो रेजिड्यू है वो आपका कुछ और नहीं, फेरिक ऑक्साइड है। ये रेड कलर का होता है ना। तो ये आपका जो रेड रेजिड्यू की बात कर रहा है, वो रेड कलर का रेजिड्यू है आपका फेरिक ऑक्साइड। और केमिकल फार्मूला आपको लिखना है, तो भाई केमिकल फार्मूला यहाँ पे है। नेम दी सफोकेटिंग गैस आर गैसेज एंड राइट दी फार्मूला। ये आपका सफोकेटिंग गैसेज है ना। इनका फार्मूला आपका लिखा गया है। फिर आगे लाइट ग्रीन कलर का जो सबस्टांस है ना, उसको मुझे उसका फार्मूला लिखना है ना। उसका नाम बताना है, तो वो नाम क्या है आपका? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। वो जो लाइट ग्रीन कलर का सबस्टांस है आपका, वो है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। और इसका केमिकल फार्मूला आपका यहाँ पे लिखा गया है। नेम व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द हीटिंग। हीटिंग के दौरान किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है? तो हीटिंग के दौरान आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये आपका जो कंपाउंड है ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है और आपका एक से ज्यादा आपके प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको। सिंगल रिएक्टेंट को हीट करने पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी डिकम्पोज हो रहा है। सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना।
अगला क्वेश्चन है आपका, जब आप एसिडिक एसिडिक वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आपका दो गैस रिलीज होता है। उन दोनों गैसों का, आपका एक गैस ए दे दिया गया है और दूसरा गैस बी बताया गया है ना। और एड टू इलेक्ट्रोड, है ना, ये आपका वाटर है। और एक किस टाइप का वाटर है, एसिडिक वाटर है। इसमें हम दो इलेक्ट्रोड अगर डिप करके इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर दें तो आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड पे आपका एक गैस रिलीज होती है ए, और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे आपका गैस रिलीज होती है बी, है ना। और ये जो गैस ए है आपका, वो डबल है देन दैट ऑफ बी, है ना। ये जो गैस ए है इसका जो अमाउंट है वो इसकी तुलना में आपका क्या है, दो गुना है ना। इसकी अमाउंट की तुलना में क्या है, आपका गैस ए का जो अमाउंट है वो दो गुना है। फिर कह रहा है गैस ए बर्न विथ ब्लू फ्लेम विथ पॉपिंग साउंड, यानी इसको जलाओगे जब आप बर्न कराओगे तो ये आपका पॉप साउंड देगा। और बी जो बी गैस है वह सपोर्टर होता है किसका, कंबसन का, है ना। कंबसन का क्या होता है, सपोर्टर होता है। कंबसन का कंबसन का सपोर्टर होता है। आपको आइडेंटिफाई करना है ए एंड बी, है ना। और इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है ये भी बताना है। और क्या कंक्लूड आप करते हो फ्रॉम दी 2:1 बिटवीन दी वॉल्यूम ए एंड बी। तो अगर आप देखो, आप जब एसिडिक वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, है ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है आपका, ये वाटर आपका डिकम्पोज होता है किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, है ना। अगर इसे आप दो से मल्टीप्लाई कर दोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका 2H2 ये आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आपका क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होता है एट कैथोड, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है एट एनोड, है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो हाइड्रोजन गैस है इसी को आप जब जलाते हो तो आपका पॉप का साउंड आता है ना। यानी जो गैस ए है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, हाइड्रोजन गैस है ना। हाइड्रोजन गैस है, और जो बी गैस है वो कुछ और नहीं, ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस तो आपका सपोर्टर होता है कंबसन का, है ना। और ए का जो वॉल्यूम है आप देख सकते हो कि इसका 2 मोल, आपका हाइड्रोजन गैस का 2 मोल बन रहा है और ऑक्सीजन गैस का आपका 1 मोल बन रहा है ना। यानी इसका मतलब वो जो गैस ए है ये दो गुना है इन कंपेयर टू गैस बी, है ना। यहाँ पे गैस का नाम क्या है, ए का नाम है हाइड्रोजन गैस, बी का नाम है ऑक्सीजन गैस। और किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रो वाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन, है ना। वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो आपका वॉल्यूम रेशियो ए और बी जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो इनका वॉल्यूम का रेशियो आपका 2:1 है, इससे क्या आप कंक्लूड कर सकते हो, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका वाटर था, वाटर में आपका वाटर जो था, वाटर में आपका वाटर में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो आपका वॉल्यूम रेशियो है वह 2:1 है। यानी वाटर जो है वह, उसमें जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वह दो गुना है इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन।
आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि फ्री सरफेस ऑफ मेटल शीट get covered with a brittle brown colored layer. When this metal sheet is coated with another metal, it does not form any such layer. Answer the following question. एक आपका मेटल है ना? इस मेटल के ऊपर एक आपका ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है ना, डिपॉजिट हो जाता है इस मेटल के सरफेस के ऊपर। एक ब्राउन कलर का आपका लेयर डिपॉजिट हो जाता है जब इसे आप खुले में छोड़ देते हो, है ना। लेकिन क्या होगा अगर इस मेटल के सरफेस को मैं एक अनदर मेटल की, इस मेटल के सरफेस के ऊपर अगर मैं एक अनदर मेटल की कोटिंग चढ़ा दूं, है ना, एक लेयर चढ़ा दूं किसी तरीके से, तब क्या होता है आपका, ये जो लेयर आपने अदर मेटल की चढ़ाई है इस मेटल के ऊपर, यह क्या करता है, इस मेटल की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है ना। और ये जो मेटल होता है इस मेटल के सरफेस के ऊपर फिर से दोबारा से कोई आपका ब्रिटिल ब्राउन कलर का लेयर नहीं डिपॉजिट होते हुए नजर आता है ना। तो आपको उस मेटल का नाम बताना है एंड ब्राउन कलर सबस्टांस क्या बना उसको बताना है। तो कोई वो मेटल आपका कौन सा है है ना। आयरन के ऊपर आपका, अगर आयरन को खुले एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर में छोड़ दोगे तो आपका आयरन क्या करता है, पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है फेरिक ऑक्साइड। और आपका जो वाटर होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, वह इस फेरिक ऑक्साइड के साथ में क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है और आपका एक रस्ट मटेरियल जो होता है आपका ब्राउन कलर का, ये जमा हो जाता है आयरन के सरफेस के ऊपर, है ना। तो वो कौन सा मेटल है आपका, आयरन है। और वो जो ब्राउन कलर का आपका सबस्टांस डिपॉजिट हो जा रहा है मेटल के सरफेस के ऊपर, कौन सा है आपका, फेरिक ऑक्साइड इंटू XH2O, है ना। फिर नेम द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर लेयर, है ना। उस फिनोमेना का नाम लिखना है जिसकी वजह से आपका ब्राउन कलर का लेयर डिपॉजिट हो रहा है इस मेटल के सरफेस के ऊपर। तो वो आपका फिनोमेना कुछ और नहीं, रस्टिंग है ना। रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपका आयरन के सरफेस के ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर डिपॉजिट हो जाता है जब आप आयरन को खुले में छोड़ देते हो, है ना। एक रॉ मटेरियल क्या होता है, जमा हो जाता है ब्राउन कलर का, जिससे क्या होता है आपका जो आयरन होता है धीरे धीरे खराब हो जाता है, कोरोड हो जाता है। आपको आइडेंटिफाई मेटल विच व्हेन कोटेड ऑन द मेटल शीट डज नॉट परमिट एनी फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर लेयर। तो अगर आप आयरन के सरफेस के ऊपर, अगर आयरन आर्टिकल के ऊपर आप अगर जिंक ऑक्साइड का लेयर चढ़ा दोगे, है ना, इसे किसी मेटल के सरफेस के ऊपर किसी दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना, कोटिंग करना, किसी दूसरे मेटल का कोटिंग करना किसी और मेटल के सरफेस के ऊपर, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, एनोडाइजेशन बोलते हैं हम लोग, एनोडाइजेशन। या आप इसे दूसरे टर्म में बोल सकते हो गैल्वेनाइजेशन। एनोडाइजेशन मत बोलिए, आप बोलिए इसे गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका एक हाई रिएक्टिव मेटल का लेयर का कोटिंग किया जाता है किसी लेस रिएक्टिव मेटल के सरफेस के ऊपर, है ना। फिर गिव द रीजन फॉर द एक्शन मेंशन इन दिस सी। ये जो सी में आपका, सी मतलब आपका कोटिंग जो आपका हो रहा है जो प्रोटेक्शन का काम करता है, डज नॉट परमिट जो प्रोटेक्शन का काम करेगा और किसी भी प्रकार का ब्राउन कलर का सबस्टांस वापिस मतलब डिपॉजिट नहीं होने देगा इस आयरन के सरफेस के ऊपर। ये कौन सा फेनोमेना है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो जिंक होता है वह मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है देन आयरन। इसी कारण से आपका आयरन चूंकि लेस रिएक्टिव होता है इसके कंपेयर में जिंक के, है ना, इसीलिए जिंक का कोटिंग इस पे करवाना पॉसिबल है। अगर जिंक आपका लेस रिएक्टिव होगा आयरन से, तब इस जिंक का लेयर इसके मेटल के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट नहीं करवाया जा सकता है।
है ना। आपका अगला क्वेश्चन जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि वाई डू वी प्रोटेक्ट आयरन आर्टिकल। आयरन के आर्टिकल को हम लोग प्रोटेक्ट कर देते हैं बाई अप्लाइंग पेंट ऑन देम। अगर इस आयरन आर्टिकल को हम पेंट कर दें, है ना, तो आपका ये जो रस्टिंग फिनोमेना होता है जिसकी वजह से आयरन आपका आर्टिकल खराब हो जाता है। खराब होने की वजह यह है कि आयरन आर्टिकल जो होता है इसके सरफेस के ऊपर एक ब्राउन कलर का आपका सबस्टांस क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। और धीरे धीरे करके वो आपका सबस्टांस इस मेटल को बर्बाद कर देता है ना। बट क्या होगा अगर ये आपका आयरन है और इस आयरन के सरफेस के ऊपर हम पेंट का एक लेप चढ़ा दें, है ना, पेंट का एक लेयर चढ़ा दें। ये है आपका पेंट। अगर मैं इस आयरन आर्टिकल को पेंट कर दूं तो आपका क्या होता है, इस आयरन का रस्टिंग रुक जाता है। रुक कैसे जाता है, क्योंकि ये आपका जो लेयर बन रहा है ना, ये जो लेयर है पेंट का, यह क्या करेगा, यह आपका क्या नहीं होता है, परमिएबल नहीं होता, नॉट परमिएबल। नॉट परमिएबल का मतलब होता है इसमें आपके छिद्र नहीं होते हैं छोटे छोटे। अगर इसमें आपका नॉट परमिएबल नहीं अगर होगा तो जो ऑक्सीजन है आपका एटमॉस्फेयर में वह क्या नहीं कर पाएगा। इसमें अगर होल नहीं होंगे इस पेंट में तो ये क्या करेगा, आपका ये अंदर इस ऑक्सीजन गैस को एंट्री नहीं करने देगा अंदर की तरफ, है ना। अगर अंदर एंट्री नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन गैस का तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये आपका आयरन के संपर्क में नहीं आ पाएगा। आयरन और ऑक्सीजन के बीच में एक दीवार का काम कौन करेगा, पेंट, है ना। अगर ये पेंट जो है, अगर इसमें ये आपका पोरस नेचर का होता, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते, तो ऑक्सीजन गैस आपका इसमें क्या होता, इंटर कर जाता इस पोर्स के थ्रू और ऑक्सीजन के संपर्क में आता तो बना लेता फेरिक ऑक्साइड और ये रस्ट हो जाता, है ना, आयरन का रस्टिंग हो जाता। बट जो पेंट है परमिएबल नेचर का नहीं है, इस कारण से इसमें छोटे छोटे छिद्र नहीं है। और जब छोटे छोटे छिद्र नहीं है तो ये जो ऑक्सीजन गैस है वह इंटर नहीं कर पाएगा इस पेंट के थ्रू। और ये पेंट जो आपका लेयर है, पेंट का लेयर, एक प्रोटेक्शन का काम करेगा। और जब ये प्रोटेक्शन का काम करेगा तो यहाँ पे आपका आयरन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ पाएंगे। अगर डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ पाएंगे तो आयरन का कोरोजन या रस्टिंग नहीं हो पाएगा। फिर आगे बोला व्हाई डू गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट करोड इन मॉइस्चर एयर। तो गोल्ड और सिल्वर, एजी एंड एयू, है ना, अर्जेंटेड एंड औरम, ये जो दोनों मेटल है आपके, इनका कोरोजन क्यों नहीं होता है मॉइस्चर एयर में। क्यों, इसलिए क्योंकि ये दो दीज मेटल आर वेरी, दीज मेटल, ये जो मेटल होते हैं ना, आर वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत लेस रिएक्टिव होने की वजह से यह ऑक्सीजन के साथ में दीज मेटल, बहुत लेस रिएक्टिव होने की वजह से दीज मेटल डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये जो मेटल होते हैं, ये मेटल आपके ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं और ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ना तो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, और ना ही वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं।
इसी कारण से इनका क्लोजन नहीं होता है है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। एक सेटअप दिया गया है ना, और इस सेटअप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये निगेटिव आपका पोल है और ये आपका पॉजिटिव पोल है ना, ये निगेटिव पोल है और ये आपका पॉजिटिव पोल है। तो निगेटिव पोल से जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड होता है वह इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है आपका, कैथोड। और पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम बोलते हैं एनोड, है ना। तो ये आपका एनोड है और ये है आपका कैथोड। तो कैथोड पे क्या होता है आपका, कैथोड पे आपका कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है ना। तो अगर रिडक्शन रिएक्शन होगा कैथोड पे आपका, कैथोड पे ऑलवेज आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है। और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, आपका जो ए आपका जो है ना, सर ये आपका जो आपको दिखाई पड़ रहा है लिक्विड, ये लिक्विड क्या है आपका, वाटर है। और वाटर में आपका क्या होगा, वाटर में देखोगे आप H2O में आपका जब ये ब्रेक होता है तो एच आयन और ओ एच आयन है ना। या ऐसा भी बोल सकते हो कि आपका जब ये आपका वाटर का ऑटो आयोनाइजेशन होता है, ये बनाता है आपका हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। और ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है, यह क्या होता है, कैथोड पे जा करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना। क्योंकि बैटरी यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन भेजेगा इधर से, यहाँ से निगेटिव पोल से, तो आपका यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे, और इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा जब होंगे तो इस वाटर में जो हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होंगे, इन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इस निगेटिव पोल की तरफ क्या होंगे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यानी बहुत सारे निगेटिव चार्ज होंगे। तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन कैथोड पे जा करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेते हैं, आपके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, ये हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं और आपका वाटर का फॉर्मेशन होता है ना। आपका यहाँ पे देख सकते हो, आपका इस कैथोड पे आपका क्या गैस, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, इस कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना। और यहाँ पे अगर एनोड देखोगे, एनोड पे आपका क्या होता है, एनोड पे ऑलवेज आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना। एनोड पे, एनोड पे जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन आपका इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन गैस बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। या इसको हम सिंप्लीफाई तरीके से लिखें तो वाटर को अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। हाइड्रोजन गैस आपका कैथोड पे लिबरेट होगा और ऑक्सीजन जो गैस होगा वह एनोड पे लिबरेट होगा, है ना। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड बी है एक आपका एनोड था, और जो आपका इलेक्ट्रोड ए है, ये क्या है आपका, एक कैथोड है ना। ए कैथोड है, बी क्या है आपका, एनोड है। एनोड पे आपका ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, है ना। एनोड पे आपका रिलीज होगा ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस, है ना। और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपका, 2:1, 2:1। इसके 2 मोल बनेंगे, इसके 1 मोल बनेंगे। इसका जो वॉल्यूम होगा एट एनटीपी वह होगा 48.8, और इसका जो वॉल्यूम होगा एट एनटीपी वह होगा 22.4 लीटर।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोल रहा है कि कौन सा रिएक्शन आपका इजोथर्मिक है। तो यहाँ पे आपका माइनस हीट दिया गया है। अगर आप इधर ले जाओगे तो अब इस जब इधर ले जाओगे, इस माइनस हीट को आप ले जाओगे राइट हैंड साइड, तो आपको इधर लिखोगे प्लस हीट, है ना। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि इस रिएक्शन के दौरान आपका क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। सो अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन के दौरान, तो इसका मतलब ये आपका एक्जोथर्मिक है। और यहाँ पे माइनस हीट है ना। आप अगर इधर इस माइनस हीट को इधर ले आओगे, आपको लिखना पड़ेगा इधर, जब इधर आएगा तो आपका प्लस हीट बन जाएगा। यानी आपको रिएक्शन के दौरान हीट देना पड़ रहा है ना, तो ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। इंडोथर्मिक। आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का। कह रहा है री राइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन। मैग्नीशियम जो होता है जब बर्न करता है, किसके साथ में, बर्न इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में जब मैग्नीशियम आपका रिएक्ट करता है, बर्न करता है, तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस आपका कार्बन अलग हो जाता है ना। अब इसको बैलेंस भी करना है, तो आप बैलेंस करिए, इधर एक मैग्नीशियम एटम, इधर एक मैग्नीशियम एटम, इधर एक कार्बन एटम, इधर एक कार्बन एटम। इधर ऑप्शन कितने थे आपके, दो थे, तो यहाँ पे तो एक ही है, तो अगर मैं यहाँ पे दो कर दूं तो यहाँ पे दो मुझे लिखना पड़ेगा, है ना। अब आपका ये बैलेंस है। आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, जो कि कुछ इस तरीके का है ना, कुछ इस तरीके का है। आपको दो टेस्ट ट्यूब दिया गया है। एक टेस्ट ट्यूब है आपका ए, और एक टेस्ट ट्यूब है आपका बी, है ना। और एक जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपका ए जो है आपका, वो एक, इस टेस्ट ट्यूब ए में आपका एक सोल्यूशन भरा हुआ है, किसका, सोडियम ब्रोमाइड का। सोडियम ए जो टेस्ट ट्यूब ए है, इसमें आपका सोडियम ब्रोमाइड हो सकता है या पोटेशियम ब्रोमाइड हो सकता है ना। अब बी वाले में आपका क्या है, सोडियम आयोडाइड है या आपका पोटेशियम आयोडाइड है ना। आप कैसे पता करोगे कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा साल्ट है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों टेस्ट ट्यूब में मुझे ऐड करना पड़ेगा 0.5 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका लिक्विड स्टेट में होता है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग 0.5 ml क्या करेंगे, 0.5 ml आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हम डिजोल्व करेंगे। और साथ ही साथ इसमें मैं डिजोल्व करूंगा, क्या ऐड करूंगा इसमें, इसमें मैं ऐड करूंगा 5 ml आपका क्लोरीन वाटर, है ना। क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन वाटर का मतलब हुआ कि वाटर में आप अगर क्लोरीन गैस डिजोल्व कर दिए हो, अगर क्लोरीन गैस को आप वाटर में डिजोल्व कर दोगे, तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा उसे हम बोलेंगे क्लोरीन वाटर, है ना। क्लोरीन वाटर हम लोग बोलेंगे। अब होगा क्या आपका, अगर आपका अगर आपका ऑरेंज कलर होता है, अगर आपका जो टेस्ट ट्यूब ऑरेंज कलर का हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा, उसमें आपका सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड होगा। और जो आपका, है ना, जो आपका टेस्ट ट्यूब आपका ऑरेंज कलर का हो जाएगा,
उसमें आपका सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड होगा, और जो टेस्ट ट्यूब आपका पर्पल कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा, वो टेस्ट ट्यूब आपका क्या होगा, उस टेस्ट ट्यूब में आपका सोडियम आयोडाइड होगा या पोटेशियम आयोडाइड होगा, है ना। या तो आपका सोडियम आयोडाइड होगा या तो पोटेशियम आयोडाइड, है ना। कैसे, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे। ऐसे कैसे, देखो, ये जो टेस्ट ट्यूब ए था, इसमें आपका क्या था, सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड था, है ना। तो आपका, देखो ये जो सोडियम ब्रोमाइड है ना, ये क्या है आपका, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड आपने डिजोल्व किया, और साथ ही साथ आपने ऐड किया है क्या, क्लोरीन वाटर। अभी क्लोरीन वाटर में जो आपका क्लोरीन प्रेजेंट है ना, एक क्लोरीन वाटर क्या करेगा आपका, इस क्लोरीन वाटर में जो क्लोरीन गैस आपका है, प्रेजेंट है, एक क्लोरीन गैस इस ब्रोमीन, चूंकि क्लोरीन जो होता है वह मोर रिएक्टिव होता है इन कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा क्लोरीन, और यहाँ पे खुद अब बना आ जाएगा क्लोरीन, और यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड। और आपका ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन डिस्प्लेस हो गया, बाहर निकल भगा देगा कौन, क्लोरीन, तो ब्रोमीन आपका अलग हो जाएगा इस तरीके से, है ना। और ये जो ब्रोमीन होता है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व हो जाता है, और किस कलर का देता है आपका, ऑरेंज कलर का एक आपका सोल्यूशन देता है ना। तो अगर ऑरेंज कलर की आ गया, अगर ऑरेंज कलर आपका आ गया, तो समझ जाना कि आपका उस टेस्ट ट्यूब में आपका क्या था, या तो सोडियम ब्रोमाइड था या तो पोटेशियम ब्रोमाइड था, है ना। और अगर आपका पर्पल कलर का, कैसे, ये जो सोडियम आयोडाइड है आपका, ये जब आपका इस क्लोरीन वाटर में प्रेजेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्लोरीन चूंकि मोर रिएक्टिव है इन कम्पेयर टू आयोडीन, तो आयोडीन को भगा देगा, भगा देगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस I2। अभी जो आयोडीन है आपका, ये आयोडीन जब कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व होता है, तो ये किस कलर का देता है आपका, एक लेयर बनाता है जो कि किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है ना। आयोडीन जो होता है जब कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व होता है, तो आपका पर्पल कलर का एक लेयर देता है। तो अगर आपका पर्पल कलर का फॉर्मेशन होगा, अगर पर्पल पर्पल कलर का सोल्यूशन हो गया, तो आप समझ जाना कि उस सोल्यूशन में, उस बीकर में, उस टेस्ट ट्यूब में आपका सोडियम आयोडाइड था या पोटेशियम आयोडाइड था। आगे आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, मैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि पीरियोडिक टेबल के किस हिस्से में आपका एलिमेंट जो है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तरह की तरह बिहेव करता है, और किस हिस्से में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो पीरियोडिक टेबल देखोगे, तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग 7 पीरियड, है ना, 7 पीरियड, पीरियड का मतलब हॉरिजेंटल लाइन, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया आपका, और ये हो गया आपका 7, है ना। और 18 ग्रुप में बांटा गया है इस तरीके से, है ना, 18 ग्रुप में, ऐसे बहुत सारे आपका होंगे। ये आपका फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवंथ ग्रुप, 8 ग्रुप, 9 ग्रुप, 10th ग्रुप, 11th ग्रुप, ऐसे आपका
ये है आपका 11 ग्रुप था, ये आपका 12th ग्रुप है। ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 है ना। तो इसमें देखोगे आपका ग्रुप नंबर 13 कहाँ है, आपका ग्रुप नंबर 13, 12, 13, 13 से लेकर के आपका इधर से देखोगे तो 13 से लेकर के इधर आपका 18 तक जो एलिमेंट आपके यहाँ पे हैं, ये आपके एलिमेंट कैसे काम करते हैं, ये एलिमेंट आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। हालांकि अब इसमें भी दिक्कतें है कि आपका, हाँ, दिक्कतें है। है ना, दिक्कतें है कि यहाँ पे आपका 13 ग्रुप में यहाँ, ये यहाँ इस वाले हिस्से में आपके क्या है, मेटल है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। हालांकि यहाँ पे जो फ्लोरीन आपका ग्रुप नंबर 17 में जो आपके एलिमेंट है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या इधर ऑक्सीजन वाले आपके हो गए, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि आपके पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड राइट हैंड साइड आपके क्या है, राइट हैंड साइड उन एलिमेंट है, वो एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और बाकी आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका ऐसे एलिमेंट हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। एक आपका क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि दो प्लेट आप लीजिए, ठीक है, आयरन की दो प्लेट लीजिए, एक प्लेट को आप क्या करिए, एक प्लेट के ऊपर आप ऑयल, एक प्लेट को आप ऑयल में डिप कर दीजिए ना। मतलब कहने का मतलब है कि आपका ये जो प्लेट है आयरन का, इसको हम लोग क्या किए हैं, इस प्लेट को हम लोग, इस प्लेट के ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, ऑयल अप्लाई कर दिया। ऑयल अप्लाई करने से क्या होगा, इसके ऊपर एक ऑयल की लेयर, ऑयल का एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, इसके सरफेस के ऊपर, इस आयरन प्लेट के सरफेस के ऊपर आपका एक लेयर आपका डिपॉजिट हो जाएगा, किसका, ऑयल का, है ना, ऑयल का एक लेयर आपका डिपॉजिट हो जाएगा, है ना? इससे क्या होगा आपका, अब इसे आप इन दोनों प्लेटों को, एक आपका प्लेट है आयरन का, ये आपका आयरन का प्लेट है, ये भी आपका आयरन का प्लेट है, बट इसके ऊपर आपका एक लेयर चढ़ा दिया गया है ऑयल का, है ना। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करके वाटर से भरे कंटेनर में रख देते हैं, और आप रख दो, है ना। जब आप रख दोगे, सेम टैप वाटर ना, दोनों में वाटर जो दोनों लिया गया है वाटर, इसमें वाटर जो है दोनों सेम है, और आपका टैप वाटर है, टैप वाटर नल का पानी है ना। तो आप एग्जामिन करिए बोथ प्लेट एट रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के बाद आप उसको ऑब्जर्व करिए, तो आप क्या पाओगे, तो आप पाओगे कि जो आपका, जिस प्लेट के ऊपर आपका ऑयल की लेयर चढ़ी है, दोज प्लेट एट विच, ऐसा प्लेट जिसपे क्या है, एट विच ऑयल लेयर
आर डिपॉजिट, ऑयल लेयर क्या है आपका, डिपॉजिट है। वो उस प्लेट क्या होता है, वो प्लेट आपका, उस प्लेट का कोरोजन जो होगा, कोरोजन यानी रस्टिंग आपका कम होगा, वेरी लेस होगा, क्या होगा, लेस होगा, वेरी लेस होगा, या नहीं होगा। और जिस आयरन की प्लेट पर किसी भी प्रकार का कोई लेयर नहीं छड़ा हुआ है, डिपॉजिट नहीं है, वो प्लेट क्या होगा आपका, कोरोड हो जाएगा फास्ट। क्या हो जाएगा, कोरोड होगा फास्ट। तो जल्दी से क्या होगा, उस प्लेट, जो प्लेट होगा, उस वो प्लेट आपका रस्ट मतलब कोरोड हो जाएगा, है ना, खराब हो जाएगा, उस पे वो आपका जंग उस पे जल्दी लग जाएगा।